नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज इस देश के विकास की हकीकत हम समझेंगे। एक या दो उदाहरण नहीं होंगे, आज पूरे देश के समग्र आंकड़े होंगे। देश किस दिशा में जा रहा है ये आप साफ साफ देखेंगे। आज आप जानेंगे कि एक अडानी नहीं, इस देश की बहुत सारी कहानियां हैं। आज आप समझेंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। आज आप समझेंगे कि आगे आपका क्या होने वाला है। आज आप समझेंगे कि इस देश का क्या हो रहा है। आज आप समझेंगे कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। आज आप समझेंगे कि अगर देश इसी तरह इसी दिशा में जाता रहा तो चाह कर भी आप बहुत स्थिर अवस्था में नहीं रह पाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं एक बेहद गंभीर आंकड़ों से भरी हुई रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप घंटी वाला बटन भी दबाएं, और घंटी वाला बटन दबाने के साथ अगर आपने ऑल सेलेक्ट नहीं किया तो उस नोटिफिकेशन से आपको मिलने की संभावना सिर्फ 30% है। मैं अभी आया। दुनिया भर के 90 देशों में काम करने वाले एक नहीं 21 स्वतंत्र संगठनों ने मिलकर एक काम शुरू किया है, जिसमें वो दुनिया के हर देश पर नज़र रखते हैं, उसकी नब्ज़ पर नज़र रखते हैं, और ये पता करते हैं कि वहाँ के शासक देश की जनता को किस तरफ ले जा रहे हैं। वो तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, भूखा मारने की तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी के हालात पैदा कर रहे हैं, अंतर कलह के हालात पैदा कर रहे हैं, गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, गरीब मार की तैयारी कर रहे हैं, गरीब को घोंटने का काम कर रहे हैं, या समाज में समानता लाना चाहते हैं। जब आप इस काम की तरफ बढ़ते हैं, जब आप इस तरह की रिपोर्ट्स लाते हैं, तो बड़ी सारी चुनौतियां होती हैं। उसमें से सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जिस सरकार की करतूतों का आप खुलासा करते हैं, वो सरकार सबसे पहले खंडन कर देती है। लेकिन इन सब चीज़ों पे जाने के बजाय मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि वो संस्था क्या है, ऑक्सफैम, जिसकी ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वो रिपोर्ट कहती है कि भारत में 90% आबादी की आय 25,000 रुपये महीने से कम है। 25,000 रुपये महीने से कम होने का मतलब जो 90% आबादी है उसमें जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला आदमी है उसको 25,000 मिलते हैं। इसमें सबसे कम कमाने वाला, उससे थोड़ा कम कमाने वाला वगैरह शामिल नहीं है। यानी 25,000 रुपये से ज़्यादा 90% लोग इस देश के नहीं कमा पाते हैं। यानी आप सोचिए कि आज की तारीख में 25,000 रुपये महीने में आप मकान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। गाड़ी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब तो पढ़ाई भी पेड हो गई है। डॉक्टर बनाने की सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। इंजीनियर बनाने की सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कहीं कुछ बच्चों को मौका मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सब कुछ पेड हो गया है और लगातार पेड होता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में फीसें बढ़ाई जा रही हैं, आईआईटी की फीसें बढ़ा दी गई हैं। यानी हर तरफ तो कुल मिला के 10 में से 9 आदमी इस देश के मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं। ये 90% का आंकड़ा पढ़ने के बाद आया है, जो 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और इस रिपोर्ट का नाम अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट। यानी जो सबसे अमीर आदमी है, सिर्फ वो ही धरती पर इस देश में, इस व्यवस्था में सरवाइव कर सकता है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 5% भारतीय देश की 60% वेल्थ को, संपत्ति को अपने पास रखे हुए हैं। देश की 60% संपत्ति 5% आदमियों के पास में है, और जो नीचे के 50% हैं उनके पास में इस देश की सिर्फ 3% संपत्ति है। यानी भारत की आधी जनसंख्या के पास केवल 3% देश की संपत्ति है। यानी इस देश में जो कुछ है
वो ऊपर वालों के पास में है, नीचों वालों के पास कुछ भी नहीं है। भारत का सबसे अमीर आदमी 2022 में 46%, जो इंडिया के सबसे अमीर लोग हैं, उन्होंने 2022 में अपनी संपत्ति में 46% की बढ़ोतरी की। हम देख रहे हैं अडानी साहब की तरक्की, बहुत सारी चीज़ें, यानी जो अमीर लोग हैं उन्होंने 46% अपनी दौलत बढ़ा दी। अब आप अगर कहेंगे तो ये है कि 20% टैक्स 2017 से 21 के बीच में वसूल किया जा सकता था इन लोगों से, जो 1.8 लाख करोड़ होता था, लेकिन सरकार वसूल नहीं कर पाई है। इतने पैसे से भारत में 5 मिलियन यानी 50 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर हर साल नौकरी पर रखे जा सकते हैं। 50 लाख स्कूल टीचर्स को तनख्वाह दी जाती है, दी जा सकती है उतने पैसे से जितना इस देश के उद्योगपतियों से वसूला नहीं गया है। ये रिपोर्ट कह रही है ऑक्सफैम की। ये रिपोर्ट बता रही है कि करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जब ये पैसा, करोड़पति अमीर बन रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? गरीब से ही जा रहा है, नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है। एक कर होता है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो जो विलेनार हैं, जो 2020 में 102 थे, वो 2022 आते आते 166 हो गए, यानी अरबपतियों की संख्या 1.5 गुना हो गई। 102 से 166, बल्कि 1.5 गुने से भी बहुत कहीं ज़्यादा। यानी अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। ये हमारे देश की हकीकत है। भारत के जो टॉप के 100 सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी जो कंबाइंड मिला के जो संपत्ति है वो 660 अरब डॉलर है, जिसको आप भारत में कह सकते हैं 54 लाख करोड़। टॉप के 100 आदमियों की जो संपत्ति है, और इतने पैसे से भारत के देश की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1.5 साल तक चलाया जा सकता है। इतना पैसा सिर्फ टॉप के 100 आदमियों के पास है इस देश में। ये समझ लीजिए कि ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि हमारे देश में नीतियाँ किस तरह बनती हैं। इससे पहले और आंकड़ों की तरफ बढ़ें, एक सच हमेशा दिमाग में रखिए। अगर आप इस देश के नेता हैं, इस देश के प्रतिनिधि हैं, तो आपको खर्चे की प्रायोरिटी वो रखनी चाहिए जो बहुसंख्यक लोग, इस देश के बहुसंख्य लोग, ज़्यादातर आर्थिक रूप से जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जैसे गरीब लोग हैं, उनका उससे हित होता हो। आपको बहुत महंगा हवाई जहाज खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उस गरीब आदमी के नेता हैं। बहुत महंगी कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उस गरीब आदमी के नेता हैं। आपको बिला वजह नया संसद भवन बनाने की लग्जरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके देश में 50% से ज़्यादा आबादी बुरे हाल में है। आपके देश में 90% लोग 25,000 के नीचे गुजारा कर रहे हैं। वो लोग इतनी महंगी महंगी लग्जरी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब आप जो देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है उससे आगे अगर आप चलें और सरकार के जो लग्जरी खर्चे हैं वो भले ही मूर्तियों पे हों, दूसरी चीज़ों पे हैं, उसको दिमाग में रखते हुए चलें, तो भारत में जो भूखे भारतीय हैं उनकी संख्या 2022 में 350 मिलियन बढ़ गई। 350 मिलियन का मतलब हुआ 35 करोड़। 35 करोड़ लोग भूखे गए 2022 में, जबकि 2018 में ये लोग 19 करोड़ ही थे, 190 मिलियन। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस देश में जो भूखमरी में रहने वाला, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु, अमृतकाल, ये सब नारे हमको बेच जाते हैं नेता लोग। ये पहली बार नहीं हो रहा नेता लोग नारे बेच रहे हैं, लेकिन इस बार स्थितियां ज़्यादा खराब हो रही हैं। 65% मौतें इस देश में 5 साल से कम के बच्चों की जो हुई हैं वो भूख के कारण हुई है। भूख के कारण, हंगर, कुपोषण, गरीबी।
5 साल से छोटे 65% बच्चे अगर मरे हैं तो भूख से मरे हैं। अब आप वो एयरफोर्स 1 की टक्कर का हवाई जहाज देख लें। मुझे लगता है कि अगर रोज़ जो पोशाक होती है इस देश के नेताओं की, एक नेता की बात नहीं करूँगा, अक्सर लोगों को लगता है कि वो एक आदमी के पीछे पड़े। इस देश के सारे नेताओं की पोशाक के पैसे जो रोज़ वो खर्च करते हैं, अगर उनको वो दान कर दें तो कम से कम भूखे बच्चे आधे बचा लिए जाएं। उनकी लग्जरी देखिए, आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तो दारू पौआ सब बंटता है। जब कोरोना आ रहा था तो आदमी पैदल पैदल जा रहा था, एक नेता कोई गाड़ी लेकर लिफ्ट देने नहीं आ रहा था। उनको अनाज के पैकेट, खाने के पैकेट भी जनता बांट रही थी। ये जो गांव में अनाज बंट रहा है ना आज देश में, जो सरकार बांट रही है, ये अनाज कोरोना के टाइम पे नहीं बांटा था, उसको कंपनसेट करने के बाद में बांटना शुरू किया जब तक कोरोना खत्म हो चुका था। जब जरूरत थी तब नहीं बांटा था, अब बांट रहे हैं कि उस गुस्से को शांत किया जा सके। ये तथ्य हम सब ने देखा है। भारत में जो स्थिति है, अगर आप इसको देख लें, भूख के आंकड़े को हटा दें, कि भारत के जो टॉप के 10 सबसे अमीर लोग हैं, उनकी जो दौलत है वो 27 लाख करोड़ रुपए है। 10 की बात कर रहा हूँ, मैंने 100 बताया था। जो 10 टॉप के लोग हैं 27 लाख करोड़ है, जो कि 335.7 बिलियन डॉलर बैठती है, 7 अरब डॉलर। और ये 2021 से 2022 के बीच में 32% बढ़ी है। 32.8% इस देश के टॉप 10 अमीरों की आमदनी बढ़ गई है। जबकि बॉटम 100 का भी मैंने आपको बताया था, उनकी 1% गिरी है। जो भारत की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है इस देश की, उसका जो इस्तेमाल होता है वो किस तरह से होता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये आंकड़ा भी बता रही है। जो हिंदुस्तान के टॉप 10 रिचेस्ट, जो भारत के टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, वो अगर चाहें तो भारत का जो वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 30 साल तक चला सकते हैं अपने खर्चे से। इतनी उनके पास वेल्थ है। 30 साल तक भारत का वित्त मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 10 आदमी मिलकर 30 साल तक चला सकते हैं। इतना पैसा 10 आदमियों के पास पहुंचा। याद रखिए, सरकारी नीतियों के बगैर ऐसा कभी संभव नहीं है। देश का सिस्टम सपोर्ट ना करे, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसके अलावा जो मनरेगा है, उसको अगर ये 10 लोग टोटल हिंदुस्तान के 38 साल तक मनरेगा में हिंदुस्तान में जितने मजदूरों को रोजगार दे के पैसा दे रहे हो, 38 साल तक उनकी मनरेगा को फंड कर सकते हैं। इतना पैसा केवल 10 आदमियों के पास है इस देश में। 38 साल, आप कल्पना कर सकते हैं कितने मजदूर हैं इस देश में मनरेगा में, कहां कहां काम कर रहे हैं। 38 साल मतलब एक पूरे मजदूर की जवानी, उसको ये लोग पैसा दे सकते हैं। इतना पैसा इनके पास है और ये पैसा लगातार बढ़ा है। 32% पैसा बढ़ गया है, 32.8%, कायदे से 33 बोलना चाहिए इसको। अगर आप जो वेल्थ की इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया की, उसको आप देखें, अगर आप भारत में जो टैक्स वसूली का सिस्टम है सरकार का, उस पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा जो बैंकिंग सिस्टम है भारत का, वो पूरी तरह से भेदभाव करता है अमीर और गरीब के बीच में। संविधान में स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार है और जो लोन की रिकवरी है उसके मामले में अमीर लोगों के साथ नरम रवैया अपनाता है। आपने देखा होगा किस तरह से बहुत सारा पैसा जो है कर्ज माफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अमीरों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, ये हम रोज़ सुनते हैं। तो भारत का ये ऑक्सफैम कह रहा है कि भारत के जो अमीरों के कर्जे, ये हर साल रिपोर्ट आती है, अभी कोई ऐसा नहीं निकाल दिया मोदी जी को बदनाम करने के लिए। तो अमीर लोगों से पैसा वसूलने में ये नरमी बरतते हैं और गरीबों का आपको पता है कि कर्जे के कारण किसान आत्महत्या करते रहते हैं। खूब सारी खबरें आप देखते हैं, गरीब आदमी का कितना जीना मुश्किल कर देते हैं। यहाँ तक कि लोगों के घर में उनके परिवार को, दूसरे लोगों को भी प्रताड़ित करते हैं। ये सब अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसमें कुछ छिपी हुई नहीं है इस देश के मामले में। इसके अलावा जो राइट ऑफ किए जाते हैं लोन, वो 11.7
1 लाख करोड़ हैं और उसमें से सिर्फ 13% की रिकवरी हुई है। देखिए अब ये पूरा आंकड़ा आ गया, मैंने इसे वीडियो बनाया था। लेकिन हिंदुस्तान में जो कर्जा राइट ऑफ किया जा रहा है, यानी जिस कर्जे को बैंक ने मान लिया अब ये वसूल नहीं होगा, तो उस कर्जे को वो उठा के सरकार ने बैंकों के पास में ऐसा कर्जा दिखाई ना दे जो एनपीए होता है। मैं पूरा समझा चुका हूँ एनपीए की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसा कर्जा जो अब बैंक के लिए बेकार हो चुका है, मतलब वो वसूल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए सरकार ने एक अलग से संस्था बना दी। वो कहती है बैंक से ये खरीद लेंगे, बैंक उनको बेच देता है। वो भी सरकार की संस्था, आरबीआई की संस्था, इस देश की संस्था है। फिर वो संस्था उन रिकवरीज को किसी और को बेचती है और उसकी रिकवरी में से जो पैसा निकल के आ रहा है वो केवल 13% आ रहा है। यानी 100 रुपए का लोन लेते हैं लोग, इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया और उसमें से 13% पैसा आया, यानी समझ लीजिए 1.25 लाख रुपया करोड़ रुपया मिल गया, बाकी सब पैसा डूब गया। 13% केवल रिकवरी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिवालिया कानून नया आया है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके तहत आराम से बहुत सारे लोग खुद ही कंपनियों को जानबूझकर डुबा देते हैं, इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं, उनके ही चमचे उनकी कंपनी खरीद लेते हैं और जितने कर्जदार हैं उनका पैसा खा जाते हैं। उसमें बैंक सबसे बड़ा कर्जदार है। बहुत सारे बिल्डर आप देख रहे होंगे, नोएडा वोएडा सब लगातार दिवालिया हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्लैट बनाकर बेचने से ज़्यादा मुनाफा दिवालिया घोषित करने में है। खैर, टैक्स पॉलिसीज जो हैं इस देश की वो भी बहुत घटिया हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट हैं। टैक्स भारत में गरीबों पर ज़्यादा है और मिडिल क्लास पर ज़्यादा है और रिच के पास कम है। अमीरों पे कम टैक्स लगता है, गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगता है और मिडिल क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगता है। गरीब आदमी जो बेचारा 100 रुपये रोज भी कमा रहा है, 200 रुपये रोज भी कमा रहा है, उस आदमी के 200 रुपये में भी वो 15-18% टैक्स दे रहा है। हर चीज़ टैक्सेबल है उसकी, एक एक चीज़ पे उसकी टैक्स लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई इनकम टैक्स वाले ही टैक्स पेयर होते हैं, तो वो बेचारा पिसा जा रहा है। इसी तरह से मिडिल क्लास पिसा जा रहा है, उसको तो इनकम टैक्स भी देना पड़ता है जीएसटी के अलावा। लेकिन अमीरों को टैक्स में राहत है। अभी हाल में भी कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया था और ये रिपोर्ट कहती है 30% से 22% 2019 में सरकार ने सीधे 8% कम कर दिया वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 2019 में। और इसके कारण देश का बहुत सारी रेवेन्यू चली गई। सरकार कहाँ से वसूल रही है? पेट्रोल महंगा करके, गैस सिलेंडर महंगा करके। जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट पे लगता है उसको कम कर दिया आपने। 30% में से 8% घटा दिया, 22% कर दिया। कि देखा जाए तो एक तरह से 1/3 टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया वगैरह वगैरह जितने भी हैं। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। ये आंकड़े मैं आपको समय समय बताता रहता हूँ। अब आप सोचिए कि इतनी सारा पैसा आपने रेवेन्यू उनका माफ़ कर दिया, फिर वसूली कहाँ से करते हैं? फिर कहते हैं कि जैसे ही कुछ होता है वो सोशल मीडिया सेल पे आ जाते हैं, हाँ गरीबों को राशन कैसे बटेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सड़क कैसे बनेगी। अरे सड़क कर्जा लेके बना रहे हो और गडकरी जी ने देश के सारे हाईवे कर्जे में रख दिए हैं। कर्जे का जो तुम्हारा NHAI है उसकी हालत यह है कि वो जितना देश भर में एक एक आदमी से 5-5 हज़ार रुपये जो ज़्यादा चक्के वाले ट्रक्स होते हैं उनसे एक एक टोल पे वसूला जाता है। वो सब पैसा वसूला हुआ ब्याज में दे रहे हैं। इतना कर्जा ले लिया गडकरी जी ने। खूब सारा कर्जा लो, बड़े बड़े हाईवे बनाओ। हाईवे बनाने में ठेकेदारों को फ़ायदा होता है, ठेकेदारों के दोस्तों को भी फ़ायदा होता है, जो भी दोस्त हों खैर। लेकिन गडकरी जी जो अपनी सबसे महान नेता की इमेज बना के रखते हैं, सच ये है कि उन्होंने NHAI उनके टाइम में कर्जे में पूरी तरह से गले तक दबा हुआ है। खैर, जो भारत में जो रेवेन्यू है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 2020-21 में जो थी वो चली गई है, उसमें से बहुत सारी जा चुकी है और जो 1,03,285 करोड़ रुपए रह गई है। इसके अलावा भारत में 80% लोग अमीरों के ऊपर और कॉरपोरेट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने के पक्ष में हैं। ये ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। उसके बावजूद सरकार 80% लोग जो इस देश के चाहते हैं जिनके तुम नौकर हो, उन 80% लोगों की
इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हुए तुम कॉरपोरेट टैक्स कम करते हो। रिकॉर्ड पे 30% से तुमने 2019 में उसको 22% कर दिया। इसके अलावा रिकमेंडेशन भी दी है उन्होंने कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर को कि तुमको क्या करना चाहिए। तो ये बताया गया है कि आप मेहरबानी करके जो टैक्स हैं उनमें कुछ विंडफॉल टैक्स जैसा, जैसे अचानक अभी अंबानी साहब दनादन पैसे कमा रहे हैं, उधर से रूस से तेल खरीद रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं, तो विंडफॉल टैक्स लगाया सरकार ने, लेकिन उसको कम भी कर लिया, दबा के लगाइए ये कहा गया है। इसके अलावा सॉलिडरिटी टैक्स लगाइए, इस तरह के टैक्सेस आप कॉरपोरेट पे लगाइए। परमानेंटली 1% टैक्स अमीरों के ऊपर लगा दीजिए। इसके अलावा उनके ऊपर विरासत टैक्स लगा दीजिए 1%। अंबानी जी की संपत्ति अगर अंबानी जी के बेटे के पास आएगी तो 1% सरकार को दे दो, जितने अमीर लोग हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, लैंड और नेट वेल्थ का टैक्स भी लगा दिया जाए, जिनके पास वेल्थ है, मोटी मोटी प्रॉपर्टी, ताकि गरीब आदमी को जो आप काट रहे हो सिलेंडर महंगा करके, उसको कुछ राहत मिले। जो आप रेल का किराया महंगा करते जा रहे हो, रेलें महंगी करते जा रहे हो, आम आदमी की ट्रेनें जिसमें गरीब आदमी पैसेंजर में बैठ के चला जाता था उसको ख़त्म करते जा रहे हो, उसकी जगह यहाँ से पैसा वसूल करो ना। और इन सब चीज़ों के लिए बजटरी लोकेशन बढ़ाओ। तो कुल मिला के ये सारा जो सत्य है वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया है। और ऑक्सफैम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सफैम कोई एक देश नहीं है, और ऑक्सफैम जो है वो एक संस्था नहीं है। ऑक्सफैम बहुत सारी संस्थाओं का एक समूह है जो पूरी तरह से दुनिया भर के देशों का अध्ययन करता है, अकेले भारत का नहीं कर रहा है। और जो डिटेल्स निकाल के लाया है वो उसने सामने रखी हैं। पिछली बार भी उसकी रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट ही एकमात्र रिपोर्ट है जो इनइक्वालिटी को अच्छी तरीके से एक्सपोज करती है, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है। आपको मैं चलते चलते एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक होता है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है, इसमें एक बीच में एक आपका स्क्वायर है, उसको बीच से तिरछा काट दीजिए, तो वो जो आदर्श स्थिति है गरीब और अमीर के बीच में धन के बंटवारे की वो लेखा है। लेकिन जो भारत में स्थिति है उसके हिसाब से ये कर्व नीचे से ऐसे घुमाव हो रहा है। जितना ज़्यादा घुमाव होगा नीचे से कर्व जाएगा। लॉरेंस कर्व जितना बड़ा होगा उतना ही गरीब अमीर के बीच में भेद होगा। और भारत की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की स्थिति इस मामले में बहुत ख़राब है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कम से कम जन जागरण के लिए मित्रों को पहुँचाएँ, इसको अभियान बनाएं। मैं ये इसलिए नहीं करता हूँ कि शेयर करके मुझे व्यूज़ बढ़ाने। आप जानते हैं आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन जब मुझे लगता है कोई अच्छा संदेश दे रहा हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसी नीयत से मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको चाहिए कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले तो आप घंटी वाला बटन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। जो लोग ये नहीं करते हैं उनको 30% ही नोटिफिकेशन मिलने की संभावना रहती है। नमस्कार, जय हिंद।